डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों के लिए फर्स्ट ईयर का जो कॉमन सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर में अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकेंड यानी कि अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के जो एमसीक्यू प्रश्न है उसका ये पहला सेशन है मेरा। तो ये जो एमसीक्यू का सेशन है वो स्थिर जो विद्युत है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर है उससे मैंने लिए हैं। और उसका जो मेरा प्रयास है वो ये है कि इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं कि जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए और साथ साथ में एमसीक्यू की आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न को किसी भी तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप एमसीक्यू करने में समर्थ हो पाएंगे। इसके साथ साथ यदि आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात करें तो उसके सेमेस्टर एग्ज़ाम के अलावा जब आप डिप्लोमा कर चुके होंगे तो जब जेई या हायर आप कहीं भी प्रिपरेशन करेंगे, कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब जो बेसिक सब्जेक्ट जो आज आप सारे पढ़ रहे हैं ये सारा किसी न किसी रूप में उनमें भी पूछा जाता है। साइंस के सब्जेक्ट्स में सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसकी तैयारी अच्छे से करिए ताकि आगे के लिए भी आप लोगों को जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में बैठें तो उनको आसानी से आप क्वालिफाई कर सकें और दोबारा से आपको मेहनत नए सिरे से ना करनी पड़े। तो आइए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू के इस पहले सेशन में, जिसका जो चैप्टर का नाम है वो स्थिर विद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी में सबसे पहला जो प्रश्न है वह है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं कहलाता है। तो वो कहलाता है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो आप देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, तो विद्युत आवेश, विद्युत धारा, वोल्टेज, चुंबकत्व। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप विद्युत आवेश में क्या करेंगे? टिक करेंगे। दूसरा है Q बराबर दिया है प्लस माइनस एनी को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। ये प्रश्न पूछ रहा है कि Q बराबर प्लस माइनस एनी को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, जहाँ Q आपका आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो 1 2 3 से या कितने भी हो सकती है, तथा E आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो यह कथन है, बताइए सत्य है कि असत्य है? तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि Q बराबर यानी Q आवेश बराबर प्लस माइनस एनी होता है। तो ये, और जिसको आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं इस नियम को, तो ये कथन पूरी तरह से सत्य है। तीसरा है, निम्न में से आवेशों के क्वांटीकरण का नियम है, यानी चार ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है कौन सा है। तो Q बराबर I इंटू वी ये नहीं है, Q बराबर N अपॉन ई ये भी नहीं है, Q इक्वल्स टू V अपॉन I ये भी नहीं है, तो Q इक्वल्स टू एनी ये है। अभी अभी हमने दूसरे प्रश्न में देखा था Q बराबर प्लस माइनस एनी कुछ भी हो सकता है, तो Q बराबर NE ले लिया, तो यही हमारा आवेशों का क्वांटीकरण है। चौथा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ये माइनस का आपका जो दूसरा ऑप्शन है इसको बिल्कुल मुंह जवानी आपको याद कर लेना है। माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलॉम, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यदि आप माइनस पहले नहीं लगाएंगे तो आप उसको बाद में भी लिख सकते हैं, जैसे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलॉम और ब्रैकेट में लिख दीजिए ऋणावेश, तो वो भी चल जाएगा, या फिर माइनस पहले लगा दीजिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऋणात्मक आवेश उस पर होता है। तो जो बी ऑप्शन है आपका वो सही है, माइनस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलॉम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। पांचवा है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को कहते हैं। तो जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसमें देखिए ऋणावेश दिया है, बी धनावेश, उदासीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बी आपका जो है वो सही ऑप्शन है, धनावेश। यानी इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाती है या फिर वो इलेक्ट्रॉन कोई दे देता है, दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो धनावेश उस पर आ जाता है। छठा है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को कहते हैं। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है या कोई एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चार ऑप्शन कुछ भी दिए हों, ऋण आवेश है, धनावेश, उदासीन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपको पता है कि ऋण आवेश आएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण किसी पदार्थ में ऋण आवेश आ जाता है यदि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। सातवां है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जो छड़ है वो धनावेशित हो जाती है।
इसका अर्थ है कि कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं, कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ के बाहर हवा में आ जाते हैं तथा प्रोटॉन रेशम रेशम पर, और डी है कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। तो देखिए मैंने अभी जो पिछले जो 2 प्रश्न देखे, 5वां 6ठा, उसमें आपसे बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तभी धनावेश या ऋणावेश आता है। तो छड़ धनावेशित हो रही है, इसका मतलब छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पर जा रहे होंगे, तभी तो छड़ धनावेशित हो रही है, कांच की छड़। तो डी ऑप्शन जो है आप देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं, तभी जो कांच की छड़ पर है वो धनावेश हो जाता है या कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। तो सही ऑप्शन आपका डी होगा। 8वां देखिए, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। पहला है +5/2e और +3e -3e +2e। तो अभी आपका जो आवेशों का क्वांटीकरण आपने देखा था समीकरण, Q बराबर +-NE, साइन प्लस भी हो सकता है माइनस हो सकती है, लेकिन n जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो एक पूर्णांक संख्या होती है। मैंने बताया था n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, यानी एक पूर्णांक संख्या होगी। और E तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता ही है। तो देखिए इसमें कौन सा है, सभी में पूर्णांक नीचे D में देखिए 2 हैं, इसमें 3 है, B में भी 3 है, बस 3 दोनों धन और ऋण का। A में है वो +5/2 यानी पूर्णांक नहीं है, 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा, तो ये पूर्णांक नहीं है, तो ये आवेश संभव नहीं है, क्योंकि n क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक पूर्णांक होता है, इसलिए ए वाला संभव नहीं है। 9वां है सजातीय आवेश यानी कि लाइक चार्जेस, यानी एक समान आवेश एक दूसरे को करते हैं। एक समान आवेश यानी धन धन आवेश हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी तरह से ऋण और ऋण आवेश हैं तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो सजातीय आवेश होते हैं या लाइक चार्जेस यानी एक समान चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जो विजातीय आवेश या विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे ऋण और धन होगा तो वो आकर्षित करेगा, या धन और ऋण होगा तो वो आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। 10वां प्रश्न भी वही है, विजातीय आवेश यानी अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को करते हैं, क्या करेंगे, अनलाइक चार्जेस यानी विजातीय आवेश है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। 11वां है आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, आपको पता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी I अब बराबर होता है Q/T। तो आपका पहला ऑप्शन क्लियर है, विद्युत धारा होगा, न विद्युत विभव, चुंबकत्व, पावर या शक्ति, ये सब नहीं होगा। 12वां है निम्न में से कूलॉम के नियम को प्रदर्शित करने वाला समीकरण है। तो आपको पता है कूलॉम के नियमानुसार जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है F, वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला देखिए Q1 Q2 तो समानुपाती है, लेकिन R के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि वो R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए F समानुपाती Q1 Q2 और /R², ये वाला आपका ऑप्शन सही है। तो देखो आवेशों में गुणनफल के समानुपाती है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के यानी R² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये कूलॉम का नियम कौन सा समीकरण प्रदर्शित कर रहा है, बी नंबर वाला, जहाँ Q1 Q2 आवेश हैं, बिंदु आवेश, और R उन आवेशों के बीच की दूरी है। अब देख लेते हैं कूलॉम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है। अभी जो हमने पढ़ा था, दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो नहीं होता है क्योंकि आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती हो, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसमें लिखा है बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये नहीं होगा। बी देखिए दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये आपका सही है। अभी आपसे बताया F समानुपाती होता है Q1 Q2 और F समानुपाती होता है 1/R², यानी जो बीच की दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। आपका कुछ भी घुमा के पूछे, लिख कर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी डिगा नहीं सकता है। 14वां देखिए कूलॉम के नियम F = जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई नेतांक कांस्टेंट आ जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2/R², वैसे लिखा है। तो ये नेतांक K का मान कितना होता है आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। K का मान 1/4πε0 होता है। तो ये देखिए पहला ही लिखा हुआ है। अब इसमें 1/2πε0 कन्फ्यूज करने के लिए 1/6π ये सब लिख दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो 1/4πε0 ये नेतांक का मान होता है कांस्टेंट का, जहाँ 4 और पाई आप जानते हैं, 4 और पाई कांस्टेंट है। ε0 को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं।
क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट लगा यानी निर्वात का या वायु की विद्युतशीलता। 15वां है कूलॉम के नियम, F इक्वल्स टू के का मान रख दिया 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में 1/4πε0 जो होता है ये नियतांक, इसका आंकिक मान कितना होता है ये पूछना चाह रहा है। तो पहला है आपको बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल वन लाइनर होती हैं जो आपको याद करके माइंड में बैठा लेना है। 9 × 10⁹ मान होता है 1/4πε0 का, तो माइंड में बैठा लीजिए। और देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 19 × 10⁻19, फिर बी है 9 × 10⁹9, तो 9 × 10⁹9 आपका सही ऑप्शन है, बाकी वो कुछ भी लिख के हो उससे मतलब नहीं है। 16वां है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, अब आपको पता है 9 × 10⁹9 में बराबर 1/4πε0 रख के एप्सिलॉन नॉट का मान आप निकाल लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 8.8 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। ये यूनिट आपकी निकल आएगी, यदि आपको सूत्र पता है तो एप्सिलॉन नॉट की आप इकाई निकाल सकते हैं। तो कितना होता है, पहला ऑप्शन 8.8 × 10⁻12 कूलॉम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो ये आपको भी मुँह जबानी इसको याद कर लेना है ताकि कोई कुछ भी लिखे उसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। 17वां है माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की विद्युतशीलता का अनुपात कहलाता है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट, तो इसका अनुपात है वो क्या कहलाता है, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो कहलाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन अब ये पहला ऑप्शन देखिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता आपने देखा और टिक कर दिया, लेकिन आपने नीचे नहीं देखा तो भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों, 1 नंबर पे दिया है आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी, तो बिल्कुल कहते हैं अनुपात को, लेकिन उसी का एक दूसरा नाम होता है परावैद्युतांक यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये भी तो सही उत्तर है। तो सी नंबर पर आप देखिए लिखा है उपरोक्त दोनों, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों, यानी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और जो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का जो अनुपात होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी यानी अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, दोनों नाम से जाना जाता है। तो उपरोक्त दोनों आपका सही आंसर होगा। 18वां है माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर में संबंध बताने वाला समीकरण है। तो आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, 3 है एप्सिलॉन वो माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। याद करने के लिए एक बार मन में बैठा लीजिए कि जो बाएं तरफ है एप्सिलॉन वो खाली है, उसके नीचे सब स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, और बराबर के जो दोनों साइड दोनों हैं उनके सब स्क्रिप्ट में है। तो एक सब स्क्रिप्ट में नॉट होता है जो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, और एक में आर होता है, तो दोनों का गुणनफल होता है। तो ऐसे एक बार अगर कॉन्सेप्ट मन में बैठा लेंगे, आप देख लेंगे, तो दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। फिर कुछ भी अनुपात पूछे घुमा फिरा करके आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये दोनों का गुणनफल होता है बराबर एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन यहाँ अकेला है बाएं तरफ और दोनों का गुणनफल वो दाहिने तरफ है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का। 19वां है निर्वात या वायु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो निर्वात या वायु के केस में अब आपको पता है, उसमें पिछला ही समीकरण आप देखिए, एप्सिलॉन आर का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों बराबर हो जाएंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एप्सिलॉन आर का मान। तो ये 1 आपका बी ऑप्शन आपका सही है। 20वां है धातुओं या सुचालकों के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का मान होता है वो अनंत होता है। तो धातुओं या सुचालकों के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का मान इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है। तो इस प्रकार आपने 20 प्रश्नों का सेट देखा, उसमें मैंने जो सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए थे वो इस तरह से कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि प्रश्न आपसे कैसे भी घुमाकर पूछा जाए आप उसका जवाब दे पाने में सक्षम हो सकें। तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करिए, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी तरीके के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं उसके आधार पर जो भी MCQ बन सकते हैं उन पर बात करेंगे, और उसके बाद हम विद्युत धारा और जो भी आपके सिलेबस में है उस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन